दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो हमारा वीक वन का जो प्लानिंग था कि हम लोग वीक वन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पहले कवर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो फोकस एरिया था हमारा वो फंडामेंटल राइट था, रेट्स था और इमरजेंसी प्रोविजन था, जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल राइट कवर कर चुके थे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, और उसी में जो है हम लोग आर्टिकल 32 और 226 को भी कवर कर लिए थे, जिसमें कि 226 में हाई कोर्ट के पास पावर और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर। ठीक है। और उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी बता चुके हैं, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं और पहले कितने थे अभी कितने हैं और सभी का क्या क्या रोल है, वो एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुके हैं। और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है AIB 20 एग्जाम के लिए हम लोग जो है बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझ रहे हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। राइट। और इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जब बेयर एक्ट लोगे आप, यहाँ पे आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बेयर एक्ट, भारत का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बेयर एक्ट में आप देखोगे कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे है? पार्ट 3 में है। ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो कहाँ पे है? पार्ट 18 में है। इस बात को दिमाग में सेट करके रख लीजिए, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ पे है? पार्ट 18 में है। ठीक है। और पार्ट 18 में जो है इमरजेंसी प्रोविजन वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 352 टू 360, यानी 352 से लेकर के 360 तक का जो आर्टिकल है वो है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। और हम लोग जो है आज के डेट में बस इसी को कवर करने वाले हैं। इससे व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब चैनल के थ्रू भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जो उतना सीरियस नहीं है और बहुत कुछ कुछ कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा सीरियस है और इंटरेक्शन जो है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बट बहुत सारे कैंडिडेट जो है इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ना ही यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, ना ही किसी तरह का सवाल पूछते हैं, या ना ही जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करके कमेंट में रखते हैं, या ग्रुप में भी ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बस ये बोला था कि अगर आप इंटरेक्शन करोगे तो उससे क्या होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें और ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। ठीक है। और ज्यादा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं अकेले जो है इसमें खड़ा हूँ और जो भी मुझे करना है मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। आगे आता है प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। राइट, यानी आपात की उद्घोषणा। इसको ध्यान से समझिएगा। आपात की उद्घोषणा आप सभी को पता होगा, जो इंडिया में इमरजेंसी लगाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है लगाया जाता है। और इसको जो है आप सभी को पता भी होगा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उस समय जो है भारत में इमरजेंसी लगा था 1975 के आसपास। ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले ध्यान से कि आपात की घोषणा जो है, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, वो क्या है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, यानी उसको जो है कहीं ना कहीं यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसे युद्ध का बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यानी जब उनको लगने लगता है कि जो भारत का जो है कोई भी पार्ट या कोई भी जगह जो है कहीं ना कहीं संकट में है, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा, है ना। यानी जब उनको लगता है कि भारत में या भारत के कुछ भाग में कुछ संकट, सुरक्षा संकट में है, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, उद्घोषणा कर देते हैं इमरजेंसी का, है ना। इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देते हैं। स्पष्टीकरण देखिए, एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें क्या है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो वह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी। यानी ये जो आर्टिकल है 352, इसमें कह रहा है आपात की घोषणा, यानी जब कभी भी आपातकालीन जो है इमरजेंसी का घोषणा किया जाएगा, तो वो कब किया जाएगा उसके बारे में बात किया गया 352 में। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और ये कब लगाया जाता है? जब लगता है कि भारत का जो कोई भी हिस्सा या पूरे भारत में संकट है, कोई भी सशस्त्र सेना कहीं पर जो है संकट निकट है, यानी संकट आने वाली है, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देते हैं। ठीक है। कब लगाएंगे इसको आप डिटेल में अपने बेयर एक्ट में 352 पढ़ लीजिएगा। जो आर्टिकल 353 है वो है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी अब जो देखिए, आपत्ति तो घोषणा कर देगा राष्ट्रपति, है ना, लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे या देश पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा 353,
उसमें कह रहा है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब। अब देखिए, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में तब क्या होता है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। यानी बोल रहा है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करेंगे। यानी इसका जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट ये पड़ता है, पहला इफेक्ट ये पड़ता है। दूसरा देखिए, किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह संघ सूची में प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों को और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती है और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती है, या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती है। यानी ये सारे जो है ना, इसका इफेक्ट पड़ता है जब कभी भी इमरजेंसी लगाया जाता है, तो उसका कुछ कुछ इफेक्ट पड़ता है जो बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है। कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है, दोनों होता है। तो आप जो है 353 को अच्छे से समझ लीजिएगा अपने बैरेक्ट में। हम लोग जो है अगला जो आर्टिकल है हमारे पास 354, इसमें क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। इसमें यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हाइल प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, कि जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। जब आपात का जो है घोषणा प्रवर्तन में होता है तो क्या होता है, राजस्वों के वितरण यानी जो रेवेन्यू होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी जो उपबंध होता है उसका लागू किया जाता है। तो यानी इसमें इसका बात कर रहा है ना। जब आपात जो है लगाया जाता है, आपात का इमरजेंसी, तो उस समय जो है घोषणा जो है प्रवर्तन में जब होता है तब उस समय जो है राजस्व यानी जो रेवेन्यू होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जो भी है वो लागू होता है। तो उसमें पहला क्या है, जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के सभी या कोई उपबंध ऐसी किसी अवधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए और जो इस किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, है ना, जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे अपवादों या उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो वह ठीक समझे। यानी इसमें बात किया गया है जब कभी भी इमरजेंसी लगाया जाता है तो उस कंडीशन में उस समय जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में, तो उसका जो है किस तरीके से उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है उसका बात इसमें किया गया है। ठीक है, डिटेल में आप इसका जो है बहुत सारा ये लंबा है तो आप इसको अपने बैरेक्ट में समझ सकते हो। अगला जो हमारे पास आर्टिकल है 355, ठीक है, 355 कहता है ड्यूटी ऑफ द यूनियन। हम यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं, आप इसको लॉन्ग में जो है अपना बैरेक्ट में भी देख सकते हैं, हम वहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं 355, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कह रहा है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। यानी इसमें बताया गया है 355 में, ध्यान से सुनिएगा, जो संघ है, संघ क्या है, जो यूनियन है, ठीक है, जो केंद्र सरकार है, तो उसका क्या कर्तव्य है स्टेट के प्रति, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के प्रति क्या कर्तव्य है उसकी बात कर रहा है। कहां पे, 355 में, आर्टिकल 355। बाह्य आक्रमण यानी जब कभी भी बाहर से कोई आक्रमण हो, और आंतरिक अशांति जब अंदर ही अंदर कोई अशांति जो जैसा कोई काम हो रहा है या कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे आंतरिक जो है अशांति यानी शांति भंग होने की आशंका भी है, राज्य की संरक्षा यानी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए संघ के पास यानी जो यूनियन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास जो कर्तव्य है, ड्यूटी है उसका, उसकी बात 355 में किया गया है। इसको पढ़ते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। ठीक है, इसको हम बता दिया आपको 355 वाला। अगला जो आर्टिकल हमारे पास है 356, इसमें क्या कह रहा है, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैसनरी इन स्टेट्स। यानी 356 कह रहा है राज्यों में, ठीक है, इसमें पहले देख लीजिए क्या कह रहा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र
के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी स्टेट्स के अंदर जो भी संवैधानिक उपक्रम है, संवैधानिक तंत्र है, जो भी मान लीजिए कि उसका मशीनरी, कहने का मतलब हो गया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कुछ भी है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर किसी स्टेट के अंदर वो फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दिशा में जो उपबंध है, जो प्रोविजंस है, उससे रिलेटेड बात किया गया है 356 में। ठीक है, कीवर्ड से याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको। देखिए 352 में क्या याद रखना है, इमरजेंसी जो है लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। 353 में उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इमरजेंसी लगाने का। 354 में एप्लीकेशन जो है प्रोविजन का बताया गया है कि जो जब इमरजेंसी लगाया जाता है, घोषणा किया जाता है, तो उस समय जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो दिया गया है 354 में। 355 में जो है संघ का कर्तव्य बताया गया है स्टेट के प्रति। स्टेट के अंदर जब कभी भी कोई बात हो, तो उसमें जो है, यानी जब बाहर से या आंतरिक कोई आक्रमण हो, तो उस कंडीशन में जो है संघ का क्या कर्तव्य है, उसका 355 में यानी 355 में बात किया है। 356 यानी 356 में बात किया गया है कि जब कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, कुछ भी है, अगर वो वायलेट होता है या विफल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसका बात किया गया है। 356 को पढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करती है। इसलिए कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 356 देखिए कह रहा है कि ऐसा ऐसा प्रावधान इसमें दिया गया है, जब कभी भी किसी स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, कुछ भी है, संवैधानिक जो भी कुछ है, संवैधानिक जो बंद होता है, तंत्र होता है, अगर उसको विफल हो जाता है उसके अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, तो उस कंडीशन में जो स्टेट का जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है राज्य का, वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये सूचना दिया जाता है, और राष्ट्रपति फिर अपने तरीके से जांच करने के बाद जब देखता है कि भाई ये जो स्टेट है इसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ठीक है, तो उस समय जो है 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा जो पहला है वो पढ़ते हैं। उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। यानी पहला कह रहा है कि इस तरह का जो जो भी चीज है, इसको आप जो है देख लीजिएगा अपने बैरेक्ट में 356 में हम देख रहे हैं। तो इमरजेंसी जो है, यानी कि सॉरी, जो राष्ट्रपति लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा किया जाता है, उस कंडीशन में जो है क्या क्या होता है, वो 356 का जो भी जो अनुच्छेद का जो खंड है उसमें दिया गया। खंड बी में क्या लिखा हुआ है, यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होंगी। यानी जो विधानमंडल होता है, स्टेट असेंबली है ना, जो जैसे कि मान लीजिए कि विधानसभा है, विधान परिषद है ना, तो वो जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के थ्रू जो है उसको चलाया जाना उचित होता है। ऐसा ऐसा चीज हो जाता है, उसका इफेक्ट ये सब पड़ता है। यानी कह सिंपली समझिए राष्ट्रपति शासन लागू होना, ठीक है, ये 356 में है। अगला अनुच्छेद जो आर्टिकल है 357 यानी 357, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है 357 में, एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लामेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 कह रहा है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये 356 से ही रिलेट कर रहा है। एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है ना, यानी विधानमंडल का जो शक्ति है, अंडर प्रोक्लामेशन इशूड अंडर आर्टिकल 350, यानी कि 356 के तहत जो भी उद्घोषणा किया जाता है ना, इशू किया जाता है 356 के तहत स्टेट सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका एक्सरसाइज जो होता है उससे रिलेटेड बात किया गया। यानी अनुच्छेद 56 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, विधायी शक्तियों का जो प्रयोग किया जाएगा अनुच्छेद 56 के अधीन जो भी घोषणा किया जाएगा, तो उसके बारे में बात किया गया है। क्या होगा देखिए, पहला जो है इसका खंड 357 का, जहां अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होगी। बोल रहा है कि जिस भी राज्य में ऐसा घोषणा कर दिया गया कि वहां का जो विधानमंडल है उसका शक्तियां और जो है संसद के द्वारा प्राधिकार किया जाएगा और उसके अधीन जो है प्रयोग होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस
निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रयोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को। यानी देखिए 356 में जो है कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी संवैधानिक तंत्र मंत्र है जो भी है, अगर वो फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो उस कंडीशन में गवर्नर या राष्ट्रपति खुद से जांच पड़ताल करने के बाद जब उनको लगता है कि ये स्टेट ऐसा हो गया, तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो है क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक, 356। 357 में कह रहा है कि जब 356 के अधीन कोई भी इशू किया जाएगा, प्रोक्लामेशन घोषणा किया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो राज्य का विधानमंडल है उसका क्या कार्य होगा, क्या उसका जो है उसके अधीन जो है किस तरह का शक्ति होगा, उसके बारे में बात किया गया है ना, उससे रिलेटेड जो है चीजें हैं इसके अंदर। अगला जो आर्टिकल है 358, उसमें कह रहा है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है, पहले देखिए, पहले देखिए 358, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपात के दौरान जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 का जो है उपबंधों का निलंबन किस क्या होगा। पहले ये सोचिए अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम यहाँ पे लिखिए रहे हैं। आर्टिकल 19 जो है वो क्या कहता है, पहले इसको समझिए। आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। 19 से जो है 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है, और 19 में कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कह रहा है जो आर्टिकल 19 है अनुच्छेद 19 में जो भी प्रोविजन, जो भी प्रावधान है, संवैधानिक जो भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके अधीन उसके जो है उसके उसका जो भी उपबंध है उसका निलंबन क्या किस प्रकार किया जाएगा, इमरजेंसी के दौरान, यानी जब इमरजेंसी लगाया जाएगा, आपातकालीन घोषणा किया जाएगा, तो उस कंडीशन में अब लोगों का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो वायलेट होगा। तो उसकी बात किया गया है 358 में, 358 में, कि भाई क्या उसका जो है उसका दौरान जो है किस तरह से उसका निलंबन किया जाएगा। इसको देखिए हम समझ से, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा करने वाले आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, तब अनुच्छेद 19 की कोई बात भाग 3 में यदि परिभाषित राज्य कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता है, निर्विदित नहीं करेगी, किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा को प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें विधि के प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया हो या करने को लोप किया गया हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें जो है कुछ जो प्रोवाइड किया गया है उसकी बात कर रहा है, इसमें थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी सिंपली समझिए जो आर्टिकल 19 है वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। और जब इमरजेंसी घोषणा किया जाता है, इमरजेंसी लगाया जाता है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं पूरे देश के सभी लोगों का जो भी राइट है, फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो अपनी बात रखने का जो अधिकार है ना, तो कुछ बोलने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उस पर रोक लगाया जाता है। ये बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आप 358 में देखिएगा इसकी बात किया गया है, उसका जो निलंबन है उसकी बात किया गया है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि उस समय जिस समय ये इमरजेंसी का घोषणा किया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो ये 19 वाला जो भी है या इसके अलावा जो भी कुछ है ना, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में, तो उन सबको जो है कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। में क्या होगा, प्रभावहीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप रामायण देख रहे हो, तो रामायण में क्या होता है, या कोई भी हम रामायण का उदाहरण दे रहे हैं, या कोई भी मान लीजिए कोई भी युद्ध है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई एक पार्टी जो है इधर से कोई तीर चलाया, ठीक है। अब इधर से कोई तीर चलाया और वो उधर जो है बहुत महारथी, बहुत बड़ा योद्धा है, तो जब ये तीर चलाता है तो उसका तीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब उस महारथी के पास जाता है तो वो क्या हो जाता है, तेजहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, तेजहीन। तो उसी तरह जब इमरजेंसी लगाया जाएगा, पूरे देश भर में घोषणा किया जाएगा, तो ये जो पार्ट 3 वाला जो फंडामेंटल राइट है, या आर्टिकल 19 में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या और भी जो चीजें हैं, राइट, वो क्या होगा, तेजहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। उसकी बात किया गया है कहां पे, 358 में, ठीक है, 358 में। 359 क्या कह रहा है, देखिए आर्टिकल 359, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स
इसको लंबा लॉन्ग में जो है हम डायरेक्ट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 359 है ना, 359। इसमें कह रहा है सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। यानी कह रहा है कि जब इमरजेंसी लगाया जाएगा उसके दौरान पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार, जो भी उसमें राइट दिया गया है, जो भी राइट्स है के प्रवर्तन का निलंबन। यानी कह रहा है कि उसका किस तरह से क्या क्या होगा, कहाँ पे, उसी का बात कर रहा है 359 में। यानी इन्फोर्समेंट का बात कर रहा है, कौन सा जो राइट है वो लागू होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या नहीं, वो उससे बात कर रहा है। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं 359 को, देखिएगा। इसमें कह रहा है कि जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद जो 21 है, पहले ये समझिए कि अनुच्छेद 21 में क्या कह रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। और अनुच्छेद 20 में क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन जो है की बात कर रहा है, कन्विक्शन, है ना, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। और अनुच्छेद 21 जो है आर्टिकल 21 टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में क्या कह रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इसमें पहले समझ लिए हम लोग 20 में और 21 में क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है। तो कह रहा है कि जहां आपात की घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी 20 और 21 यानी पार्ट 3 में जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको छोड़ करके भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे प्राधिकारों अधिकारों का प्रवृत्ति कराने के लिए जो उन आदेश में उल्लिखित किए गए हैं किए जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार, और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाहियों इस अवधि के लिए जिसके दौरान उद्घोषणा प्रवृत्ति रहेगी या उससे लघुतर ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाए निलंबित रहेगी। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा है कि जो 20-21 है उसको छोड़ करके बाकी जो भी राइट है, जो भी अधिकार है उसको जो है निलंबित कर दिया जाएगा। और जो न्यायालय में बहुत सारी चीजें हैं उससे जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। यानी 359 में बात कर रहा है कि जब कभी भी इमरजेंसी लगाया जाएगा तो उसमें इसमें बात किया जा रहा था 358 में कि भाई आर्टिकल 19 जो है का क्या होगा, है ना, उसके दौरान। और इसमें बात कर रहा है कि पार्ट 3 जो है उसका क्या होगा, उसके तहत जितने भी राइट है, जो पार्ट 3 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट है, 359 में इसका बात कर रहा है कि उसका क्या प्रभाव होगा। उसके बाद देखिए 359 ए जो है उसको रिपील्ड है, वो नहीं रिमूव कर दिया गया है। 360 यानी 360 में क्या कह रहा है, प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी फाइनेंस की बात कर रहा है कुछ। तो 360 में देखते हैं हम लोग क्या है, 360 में देखिए प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। वित्तीय उपवाद के बारे में क्या उपबंध है, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा यह आशय की घोषणा कर सकेगा कि खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा। यानी इसमें बताया गया है कि कब जो है, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है जिससे वह जो इमरजेंसी का लगाया जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है, राज्य क्षेत्र या किसी उसके भाग में वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट है, तो उस घोषणा द्वारा यह आशय घोषणा कर सकेगा कि खंड 1 के अधीन दी गई घोषणा किसी 50 वर्षीय उद्घोषणा द्वारा वापस ली जाएगी या परिवर्तित की जाएगी, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। देखिए 360 में क्या है, प्रोविजंस एज, यानी कि वित्तीय जो आपात है, आपातकालीन के समय में जो भी वित्तीय मामला होगा उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, 360 में। तो देखिए इमरजेंसी जो प्रोविजन है पार्ट 18 में है ना, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, ये जो है 352 से लेके 360 तक है, इसको हम लोग कीवर्ड से याद रखते हैं। हम लोग पूरा एक्सप्लेन करके समझ लिए हैं सारे जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है। आप लोग इससे इसके अलावा भी जो है अगर लॉन्ग में सारी चीजों को समझना चाहते हो तो आपके पास बेरेक्ट होगा, आप जाके अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन ये IB20 एग्जाम के लिए जो है इतना आपको लॉन्ग में समझने की जरूरत नहीं है, आप बस कीवर्ड से याद रखो। 352 जो है 352 क्या कह रहा है, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, इसको कीवर्ड याद रखो, प्रोक्लामेशन। ठीक है, यानी इमरजेंसी कब उद्घोषणा किया जाएगा। ठीक है, उसकी बात कर रहा है 352। 353 जो है उसका क्या इफेक्ट होगा, जब ये उद्घोषणा होगा इमरजेंसी का तो उस समय इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर, 353 में इसका बात किया गया। 354 में बात किया गया कि भाई आपातकालीन की घोषणा किया गया, आपात की घोषणा हुआ है तो उस समय
जो रेवेन्यू होगा, यानी जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, राजस्व, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा उसकी बात किया गया है। तो आप इसको 354 को कीवर्ड से क्या याद रखोगे, रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से आप 354 को यानी याद रख सकते हो। तो इसको याद रखोगे, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, इसको इफेक्ट ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, और इसको जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन 354 को, 355 को याद रखोगे, ड्यूटी ऑफ द यूनियन, यानी संघ का क्या कर्तव्य है राज्य में जब भी कुछ ऐसा हो रहा है। और 356 को जो है जब राज्य के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या कुछ भी राइट वैलिड होता है या फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, उस कंडीशन में जो है उसके अंदर, यानी राज्य के अंदर क्या लगाया जा सकता है उसका प्रोविजन है, यानी राष्ट्रपति जो है शासन लगाया जाता है। तो उसमें बोल रहा है 357 में कि जब 56 के तहत कोई भी होगा कार्रवाई, तो 356 वाला जो भी कुछ होगा तो उसका क्या 357 में बताया गया कि उस कंडीशन में जो स्टेट असेंबली है उसमें क्या उसका क्या पावर होगा, है ना, उसकी बात किया गया है। 358 में बात किया गया है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19, यानी जब इमरजेंसी होगा तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 का क्या रोल होगा, है ना। 359 में बात किया गया है पार्ट 3, इसमें टोटल जो है फंडामेंटल राइट की बात किया गया है ना, जो बोल रहा है कि सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द राइट, जब भी जितने भी पार्ट 3 में राइट है उस कंडीशन में उसका क्या इफेक्ट होगा, यानी इसमें आर्टिकल जो है 359 में याद रखिएगा 20 और 21, यानी ये दो आर्टिकल को छोड़ करके बाकी को निलंबित किया गया था। 360 में क्या कह रहा है, प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी के दौरान जो वित्तीय जो चीजें हैं इसको आप फाइनेंशियल कीवर्ड से याद रख सकते हो। 360 को आप किससे याद रखोगे, फाइनेंशियल कीवर्ड से, फाइनेंशियल इमरजेंसी से, ठीक है। और 360 को याद रखोगे इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उससे इसके याद रखोगे। और इसको याद रखोगे आर्टिकल 19 359 को, यानी जितने भी आर्टिकल है 352 से 59 तक, ये सारे के सारे जो है आप उसको कीवर्ड से याद रख सकते हो और अच्छे से सारे को एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम है हर एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि प्रेसिडेंट को कुछ जो पावर है वो मिला हुआ है और कुछ पावर पार्लियामेंट को मिला हुआ है। और जो स्टेट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होगा या कोई भी जो तंत्र होता है, यंत्र तंत्र जो होता है संवैधानिक यंत्र, उसका जब वॉलेशन होगा, वो जब उसका जो है फेल हो जाएगा, है ना, तो विफल होने पर उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है उसकी बात किया गया है। तो ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है 352 से 60 तक जो है याद रख सकते हो, इमरजेंसी प्रोविजन। आई होप कि आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जितने भी फोकस एरिया था हमारा, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, उसके बाद रीट आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जो है इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में 352 टू 360 सारे प्रोविजन को हम लोग समझ चुके हैं। और एक बार जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन हालांकि दोबारा हम लोग करेंगे। इंस्टीट्यूशनल लॉ का जो था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे की क्लास में जो अगला जो पेपर है उस पेपर को जो है हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जो है सेशन लाने वाला हूँ बिहार एपीओ को लेकर के और बिहार जुडिशरी प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। और इसके अलावा जो है अपने कांटेक्ट में सभी दोस्तों के साथ, सभी एडवोकेट के साथ, जुडिशरी एस्पिरेंट्स या एआईबी 20 एस्पिरेंट्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और उन सभी को जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे एआईबी 20 एग्जाम प्रिपरेशन का, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।